कैसे हैं दोस्तों। मेडिटेरियन सी, जिसे बहरा रोम भी कहा जाता है, और नॉर्थ अफ्रीका के दरमियान एक जजीरा नुमा इलाका अपनी जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस के सबब ताकत रखने वाली सल्तनतें फ्रेंच, अरब्स, रोमन्स और स्पेनिश ने इस इलाके को कई जंगी तरीक़ों से हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी लंबे अरसे तक काबज़ ना रह सका। और फिर 19वीं सदी में सियासी बदअमनी के सबब कुछ गिने चुने लोगों ने एक ऐसी तंजीम की बुनियाद रखी जिसका मकसद बैरूनी फोर्सेस से अपने इलाके की हिफाजत करना था, जिसे हम कोसा नोस्ट्रा या सिसिलियन माफिया के नाम से जानते हैं। ये माफिया मुआवजे के अवज़ प्रोटेक्शन और आर्बिट्रेशन जैसी सर्विसेज मुहैया करता था। इस माफिया में मौजूद हर ग्रोह को फैमिली या क्लैन का नाम दिया जाता और हर क्लैन एक मखसूस इलाके में अपना होल्ड रखता था जहां वो अपनी सर्विसेज सेल किया करता था। और क्लैन का हर मेंबर खुद को मैन ऑफ ऑनर कहा करते थे, जबकि लोग उन्हें माफियोसो के नाम से पहचानते थे। सिसिलियन अरेबिक स्लैंग एक्सप्रेशन के मुताबिक माफिया का मतलब एक्टिंग एज ए प्रोटेक्टर अगेंस्ट द एरोगेंस ऑफ द पावरफुल, सादा अल्फाज में ताकतवर लोगों से हिफाजत करने वाला। माय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे सिसिलियन माफिया इटली, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका में अपने पांव जमाने में कामयाब हुआ। ये सिसिलियन माफिया है क्या, हम आपको बताते हैं। गलत में इसका जिक्र क्यों हुआ, जिस पर हुकूमत न। In the mafia, power is not given, it is taken. And I have taken it with my own hands. माफिया से क्या ताल्लुक है? 1860-1860 में जब इटली ने सिसिली पर कब्जा किया तो फ्यूडलिज्म की भागदौड़ कैपिटलिज्म के हाथों में थमा दी गई, जिससे चर्च की ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा शहरियों में तकसीम कर दिया गया और लैंड ओनर्स की तादाद 2000 से 20,000 तक हो गई। और जैसे जैसे लैंड ओनर्स की तादाद बढ़ने लगी तो मार्केट में इकोनॉमी की रस्साकशी भी शुरू होगी, जिससे तनाज़ात ने जन्म लिया। और इन तनाज़ात से बचाव के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी इतनी एक्टिव नहीं थी, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी ओनर्स ने प्रोटेक्शन और आर्बिट्रेशन के लिए खुद को ऑर्गेनाइज किया और पहला माफिया क्लैन बन गया। 23 अक्टूबर 1983 1983 को ब्राज़ील में गिरफ्तार होने वाले टोमासो बसीटा ने 1984 में प्रोसिक्यूटर्स को सिसिलियन माफिया के मुतल्लिक डिटेल्स दी, जिसके मुताबिक हर क्लैन का एक बॉस था, जिसके नीचे अंडर बॉस होता था, जो आम तौर पर बॉस का बेटा ही होता था, जो बॉस के बीमार, मर जाने या पकड़े जाने की सूरत में चार्ज संभाल लेता था। एक काउंसलर और उसके बाद कैपो डिसीना होते थे, जो 10 सोल्जर्स को कमांड करते थे। और इन सब के बाद एसोसिएट थे, जो काम तो माफियोसो के लिए करते थे, लेकिन उन्हें ट्रू मेंबर नहीं माना जाता था। टोमासो बसीटा के मुताबिक सबसे ज़्यादा असर रसूख रखने वाला बॉस बाकी बॉसेस पर इन्फ्लुएंस रखते हुए अपने वक़्त का बॉस ऑफ बॉसेस बन जाता था। कोसा नोस्ट्रा या सिसिलियन माफिया में शमूलियत के लिए सिसिली मैन होना ही काफ़ी नहीं था, बल्कि कानून नाफिज करने वाले अदारों से ताल्लुक़ या रिश्ता ना होना भी लाज़िम मलज़ूम था। और मेंबरशिप के लिए लॉयल्टी टेस्ट और उमरटा राजदारी का अहद भी लिया जाता था। सिसिलियन माफिया मेंबरशिप के लिए तहरीरी मुआहिदा या दस्तखतशुदा एप्लीकेशन की बजाय पुरानी रवायत को अपनाते थे, ताकि किसी किस्म का तहरीरी मवाद पुलिस वगैरह के हाथों ना लग सके। जैसा कि माफिया के एक लीडर बर्नार्डिनो वीरू को लॉयल्टी टेस्ट के लिए एक खुफिया मीटिंग में बुलाया गया, जहां उनके मुताबिक मैं एक पुरस्कार कमरे में दाखिल हुआ, जहां एक टेबल के इर्द गिर्द मुसल्ला आदमी बैठे थे और टेबल पर पड़े एक पेपर पर स्कल बनाया हुआ था और एक चाकू था। मुझे खुद को वफादार साबित करने के लिए अपने लोअर लिप को चाकू की नोक पर रखना था और खून को इस पेपर पर लगा देना था। ओमर्टा राजदारी के अहद से मुराद माफियोसो अपने साथियों से कभी गद्दारी नहीं करेगा और माफियोसो किसी भी नागहानी सूरत में पुलिस को नहीं बुलाएगा। माफियोसो नशा आवर चीज़ें, अल्कोहल और ड्रग से दूर रहेगा और माफियोसो कभी भी अपने काम के मुतल्लिक तहरीरी मवाद नहीं रखेगा और हमेशा अपने बॉस का हुक्म मानेगा।
تنظیم کے ایک ممبر پر حملہ سب پر حملہ سمجھا جائے گا اور بدلہ ضرور لیا جائے گا، اور حلف مکمل ہوتے ہی ہر فرد تنظیم کا ممبر بن جائے گا اور عہد کی خلاف ورزی کرنے کا انجام صرف موت ہی ہوگا۔